वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने इससे पहले गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ी थी, उसके बाद स्टोक्स की कर्ल प्रमेय थी। दोनों को मैंने एक तरीके से बताया था कि एक होता है रेखा समाकलन, एक होता है क्षेत्रफल समाकलन और एक होता है आयतन समाकलन। रेखा समाकलन, क्षेत्रफल समाकलन और आयतन समाकलन। यदि हमें रेखा समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में चेंज करना है तो यहाँ पर जो प्रमेय यूज की जाती है वो स्टोक्स की कर्ल प्रमेय यूज की जाती है, और क्षेत्रफल समाकलन को यदि आयतन समाकलन में चेंज करना है तो गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय यूज की जाती है। गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय हमने पढ़ी थी, कितना, इसको लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी एस इक्वल टू कितना होगा, क्लोज इंटीग्रेशन होगा ये डाइवर्जेंस ऑफ ए डीवी। क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में चेंज करते थे इससे। तो यहाँ पर तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ डॉट है, यहाँ कुछ नहीं है, ध्यान रखना। इसी तरह से रेखा समाकलन को यदि हमें क्षेत्रफल समाकलन में चेंज करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डीएल, क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज पाथ होना चाहिए वो, इक्वल टू यहाँ पर कर्ल। तो कर्ल किस तरह से लिखा जाता है, डेल्टा क्रॉस ए के रूप में। यहाँ पर डॉट आएगा क्योंकि दोनों ही यहाँ पर जो राशि प्राप्त होगी सदिश होगी, और रेखा समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन, क्षेत्रफल भी कैसा होता है, सदिश होता है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, तो यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो रेखा समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में परिवर्तित करने के लिए जो प्रमेय यूज की जाएगी वो प्रमेय कौन सी होगी, स्टोक्स की कर्ल प्रमेय। तो पहले तो हमें कथन लिखना है स्टोक्स की कर्ल प्रमेय का, और उसको हम क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे, प्रूफ करेंगे। इस डेरिवेशन को या इस समीकरण को हम डेरिवेशन के जरिए क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, जैसे कि हमने किया था गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय को, ठीक है। और ये कथन सीधे याद होने चाहिए, मैंने तरीका बता दिया था। इंटीग्रेशन ए डॉट डीएल करें तो कर्ल ऑफ ए के रूप में क्षेत्रफल समाकलन, और क्षेत्रफल समाकलन को लिखना है तो आयतन समाकलन। विमीय सूत्र के आधार पर इनकी पहचान कर सकते हो कि फॉर्मूला मान अपन ने सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है, इस तरह से। तो स्टोक्स की कर्ल प्रमेय हेडिंग डालकर इसमें लिखना, स्टोक्स की कर्ल प्रमेय हेडिंग डालो और उसमें लिखो स्टोक्स की कर्ल प्रमेय के अनुसार, स्टोक्स की कर्ल प्रमेय के अनुसार स्टोक्स की कर्ल प्रमेय के अनुसार रेखा समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में, रेखा समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में अथवा क्षेत्रफल समाकलन को रेखा समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है, अथवा क्षेत्रफल समाकलन को रेखा समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात इंटीग्रेशन, इस वाले समीकरण को लिख देना, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डीएल इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन डेल्टा क्रॉस ए डॉट डीएस, इसको लिख देना। इसको हमें प्रूफ करना है, और ये चीजें मैंने बनवा दी थी पहले भी, अर्थात करके ये लिख दो, और फिर उसके बाद हेडिंग डाल देना प्रूफ। हेडिंग डालनी है क्या, प्रूफ। और इधर देखो, आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था कर्ल ऑफ ए का। कर्ल ऑफ ए का जो फॉर्मूला था वो मोड था, क्योंकि कर्ल ऑफ ए कैसी राशि होती थी, सदिश राशि। तो उसका जो परिमाण का जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे हम, क्या पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डीएल, ए डॉट डीएल वेक्टर अपॉन डी ए या डी एस, कुछ भी पढ़ा होगा, क्षेत्रफल, ऊपर रेखा समाकलन और नीचे क्षेत्रफल, जहां लिमिट डी ए कितना था, टेंड्स टू 0, और यहाँ पर कितना था, मैक्सिमम। तो हम तो रेखा के अकॉर्डिंग जो इंटीग्रेशन कर रहे थे वो उस पथ पर ही कर रहे थे। हम कुछ इस टाइप का यहाँ पर इसको ड्राइव करने के लिए, इससे हमने जब कर्ल का फॉर्मूला ड्राइव किया था तो कुछ इस तरह से हम पथ ले रहे थे। एक ध्यान हो तो आपको, ए बी सी और डी, इस तरह से हमने एक बंद पथ लिया था। इस बंद पथ के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, यहाँ पर रेखा समाकलन करना है। इस बंद पथ के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना था, यहाँ पर रेखा समाकलन। तो इस पूरे बंद पथ की जो लंबाई थी हम डीएल वेक्टर मान रहे थे, और इस पर जो सदिश राशि का मान था ए वेक्टर था।
इस तरह से। और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या था, जो हम रेखा समाकलन कर रहे थे ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस बाउंड्री पर ही कर रहे थे, अंदर नहीं कर रहे थे कहीं पर भी, ठीक है, इस पथ पर ही कर रहे थे, तो वो ऑलरेडी ही क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कर्ल ऑफ ए का ये वाला जो फॉर्मूला है वो हमें यूज करना है इसका जो स्टॉक की कर्ल प्रमेय है उसको ड्राइव करने के लिए। जैसे कि गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम डाइवर्जेंस ऑफ ए का जो फॉर्मूला था उसको यूज कर रहे थे, इसी तरह से इसको करेंगे। तो देखें वहां पर हम एक चीज कर रहे थे कि एक हमने बंद आयतन लिया था जिसको हम छोटे छोटे बंद आयतनों से मिलकर बना हुआ मान रहे थे। इसी तरह से यहाँ पर एक बंद लूप लिया है, बंद पथ लिया है, तो इस बंद पथ को भी हम छोटे छोटे बंद पथों से निर्मित मान सकते हैं। इस तरह से देखो, इस तरह से हमने एक बंद पथ मान लिया कि यहां से एक स्मॉल पथ है ये वाला, दूसरा वाला पथ ये रहा, इस तरह से तीसरा वाला पथ ये रहा, इस तरह से। तो हमने इस तरह से क्लोज इंटीग्रेशन के रूप में या क्लोज पाथ के रूप में छोटे छोटे पथों से निर्मित मान लिया। जो भी हमने बंद पथ लिया है उस पथ को हमने छोटे छोटे पथों से निर्मित क्या कर लिया, मान लिया। अब इस वाले पथ में सदिश राशि का मान लिया, इसी के अंदर लिख देते हैं a1, और इस पथ की जो लंबाई है वो कितनी है, dl1 वेक्टर, a1 वेक्टर और dl1 वेक्टर। इसके अंतर्गत जो सदिश राशि का मान है वो a2 वेक्टर और इस पथ की जो लंबाई है dl2 वेक्टर। इसी तरह हमने n छोटे छोटे क्या बनाए, बंद पथ बनाए हैं। तो किसी n वे में कितना हो जाएगा, an वेक्टर और कितना dln वेक्टर, इस तरह से हो जाएगा। किसी iv के लिए बात करें तो iv के लिए यहाँ पर जैसे i ये है, इसके लिए हम लिख सकते हैं ai और dli, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। दोनों ही सदिश हैं इसलिए दोनों ही वेक्टर फॉर्म में आएंगे। इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dl, पूरा फोकस इधर करें, अभी लिखना नहीं, लैंग्वेज लिखवाऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ a वेक्टर डॉट dl वेक्टर अगर हम निकालें तो इंटीग्रेशन ऑफ a वेक्टर डॉट dl वेक्टर मतलब इस क्लोज पाथ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, रेखीय समाकलन करना है, लाइन इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करें, इसके अकॉर्डिंग कर लें, इस पथ पर कर लें, प्लस इस पथ पर कर लें, प्लस इस पथ पर कर लें। इस तरह से n जो पथ माने हैं उन सभी पर हम कर लेते हैं, उनका योग ही कितने के बराबर हो जाएगा, इस पूरे पथ के बराबर हो जाएगा। अरे छोटे छोटों को जोड़ेंगे तो पूरे के पथ के लिए आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ a1 डॉट dl1 वेक्टर प्लस a2 डॉट dl2 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर डॉट dl3 वेक्टर एंड सो ऑन, इस तरह से। और इसको हम कितना लिख देंगे, प्लस में कितने मान रहे हैं पद, n पद, वहां पर भी n ही माने थे, an वेक्टर और dln वेक्टर। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर हम इसको इंटीग्रेशन ऑफ a वेक्टर डॉट dl वेक्टर, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, क्या देखें, सभी को समीशन के पद में लिख दें इकट्ठा करके, ऐसे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, कोई भी i वा पथ ले लिया, ai वेक्टर डॉट dli वेक्टर, और i का मान हम लिख देते हैं यहाँ पर कितने से कितना, 1 से लेकर n तक। इस तरह से लिख दिया कि i का जो मान है 1 से लेकर n तक बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है ai dli, इसको खोलेंगे तो ये वाली चीज आ जाएगी। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखें ai वे वेक्टर के लिए या सदिश के लिए, ai वे सदिश के लिए कर्ल की परिभाषा से, अच्छा कर्ल की डायरेक्शन बता सकते हो, कर्ल की डायरेक्शन कहां होगी इसमें, जो कर्ल ऑफ ए आएगा, इस पथ पर हमने ए के लिए सदिश समाकलन किया, रेखा समाकलन, तो इसकी दिशा इस पथ की इस तरह से है, एंटी क्लॉकवाइज, इस दिशा में हमने सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाओगे इस तरह से, तो बाहर की ओर आ रही है, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है वो किसकी है, कर्ल ऑफ ए की है। और यदि ये पृष्ठ होता, इस पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा भी कहां पर होती है, इस क्षेत्रफल की जो दिशा है वो भी कहां पर होती है, इस पृष्ठ के लंबवत ही होगी। तो कर्ल की भी दिशा ये है और क्षेत्रफल की भी दिशा ये है, ये चीज यूज होगी, देखना है इधर। ए आई वे सदिश के लिए कर्ल की परिभाषा अगर हम लिखेंगे तो यहां से कर्ल की परिभाषा कितनी है, कर्ल ऑफ कौन से सदिश के लिए लिख रहे हैं, ए आई बी के लिए लिख रहे हैं, कर्ल ऑफ ए आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट डी टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ए आई, और ए आई के संगत जो पथ है वो कितना है, डी एल आई, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा, डी ए। डी ए क्या था,
इस पथ का क्षेत्रफल था, पूरा जो पथ था इसके अंतर्गत जितना भी क्षेत्रफल यानी कि लंबाई इनटू चौड़ाई वो कितने के बराबर था, डीए के बराबर था यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, देखो चूंकि इसको डाल दो समीकरण नंबर 2, तो चूंकि कर्ल ऑफ ए वेक्टर, एक तो ये सदिश हुआ कर्ल ऑफ ए वेक्टर, किसी भी सदिश राशि का कर्ल सदिश राशि होगी डॉट एन कैप। अब एन कैप क्या है यहाँ पर, कर्ल ऑफ ई की दिशा भी यही है, और एन कैप इस एबीसीडी जो पथ है या एबीसीडी जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल की दिशा हमने मान ली एन कैप, जो कि क्या होगी पृष्ठ के लंबवत होगी, और दोनों ही एक ही दिशा में हैं ये। तो ए डॉट बी को आप खोलते हो तो मॉड ए मॉड बी इस तरह से खोलते हो, तो मॉड ए कर्ल ऑफ ए हो जाएगा, मॉड बी ये हो जाएगा, और कॉस थीटा, तो कॉस कितना एंगल है दोनों के बीच में 0 डिग्री। क्यों, चूंकि एन कैप एबीसीडी पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल की क्या है, दिशा है। क्षेत्रफल की जो दिशा हम ले रहे हैं वो एन कैप ले रहे हैं, क्षेत्रफल की दिशा है। या इसमें भी आप शो कर सकते हो, इस तरह से हम बाहर की साइड में शो कर सकते हैं। अब इस तरह से तो लिख नहीं सकते, इस तरह से जो बाहर की साइड में जो दिशा है वो कौन सी है, एन कैप। तो कर्ल की भी दिशा बाहर की दिशा में है और एन कैप दोनों ही एक ही दिशा में आ गए बाहर की ओर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको कर्ल ऑफ ए वेक्टर का मोड एन कैप का मान 1 हो जाएगा परिमाण, और cos 0 1। तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से इसके स्थान पर अगर हमें लिखना है तो समीकरण कर्ल ऑफ ए आई के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, देखो आई में सदिश के लिए बात करें तो ए आई हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। आई में सदिश के लिए अगर हम बात कर दें तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा ए आई, उसी के लिए बात करते हुए आ रहे हैं। तो आई में सदिश के लिए अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो कर्ल ऑफ समीकरण 2 व 3 से बताओ कितना हो जाएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने, पहले मोड के रूप में था अब उसको वेक्टर फॉर्म में, डॉट एन कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस वैल्यू को यहां पुट कर दिया, लिमिट डी ए टेंड्स टू 0, और यहां पर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए आई डॉट डी एल आई अपॉन में कितना हो जाएगा डी ए। इस डी ए को इधर लेकर आए तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर डॉट एन कैप डी ए यहां आ जाएगा, एन कैप डॉट डी ए, और डी ए की ही दिशा है एन कैप। डी ए जो क्षेत्रफल ले रहे थे डी ए इसका ही क्षेत्रफल है, इसी की दिशा कहां पर है पृष्ठ के लंबवत, और लिमिट इधर ही लग जाएगी क्योंकि जिधर डी ए उधर ही लिमिट लगाएंगे, डी ए टेंड्स टू 0, और यहां पर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए आई डॉट डी एल आई। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समीशन लेंगे, क्योंकि समीशन लेते ये वाली चीज हमारे पास आ जाएगी। तो समीशन लेने पर यह सीधा लिख दो i इक्वल टू 1 टू लेकर n तक लिमिट डी ए टेंड्स टू 0 कर्ल ऑफ, पहले लिख लेते हैं कर्ल ऑफ ए आई चल रहा है, ध्यान रखना है यहां पर ए आई, यहां तक लिख लिया, और इसके बाद समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 टू लेकर n तक इंटीग्रेशन ऑफ ए आई डॉट डी एल आई, इस तरह से हो जाएगा। समीकरण 1 से इसकी अगर हम वैल्यू पुट करें तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से अगर हम वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन ऑफ ये वाली है लिमिट डी ए टेंड्स टू 0 कर्ल ऑफ, अच्छा इस कर्ल ऑफ ए आई को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, यहां पर कर्ल ऑफ ए आई को डेल्टा क्रॉस ए आई, डेल्टा क्रॉस ए आई और डॉट, देखो एन कैप डॉट डी ए को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इसको भी डी ए वेक्टर क्या होता है, डी ए वेक्टर का परिमाण किसी सदिश का परिमाण और उसकी दिशा में, इकाई सदिश कितना है उसका सदिश किस दिशा में है, एन कैप दिशा में, तो डी ए वेक्टर डी ए लिख सकते हैं और इसको एन कैप लिख सकते हैं। तो एन कैप डी ए को हम क्या डी ए वेक्टर नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं यहां पर,
क्योंकि उसी की दिशा में ही सदिश है, क्षेत्रफल की ही दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है एन कैप। तो ये चीज हो जाएगी। और समीकरण 1 से अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब इस चीज को हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने की जरूरत क्या है कि क्षेत्रफल है वो कैसा लिया जा रहा है, बहुत छोटा लिया जा रहा है। तो डी टेंड्स टू 0 है, तो वहां पर वो कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस होंगे। ये जो भी हम छोटे छोटे पथ ले रहे हैं वो लगातार हैं, कंटिन्यूअस है, टूटे हुआ नहीं है कि एक पथ यहाँ पर लिया दूसरा यहाँ पर लिया, इस तरह से नहीं है, वो लगातार कंटिन्यूअस है, सतत है। तो सतत होने पर इस वाली चीज को हम किस में चेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में। और इंटीग्रेशन क्लोज हो जाएगा क्योंकि क्लोज पाथ है, और डेल्टा क्रॉस ये कितना हो जाएगा, और पूरे बंद पाथ के लिए सदिश हम कितना लेकर चल रहे हैं, ए वेक्टर। तो डेल्टा क्रॉस ए वेक्टर डॉट ये कितना हो जाएगा, डी ए वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अरे आया नहीं आया समझ में ये कि लाइन इंटीग्रेशन को हमने किस में चेंज कर दिया, सरफेस इंटीग्रेशन में। या तो डीएस से रिप्रेजेंट कर दो या फिर डी ए से हम क्या लेकर चल रहे थे, उसको क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो क्या करोगे, प्रूफ पर चल रहे थे तो प्रूफ हेडिंग डालकर, क्योंकि कथन तो लिख दिया था, प्रूफ में इस वाले चित्र को बनाए, पहले चित्र को बनाए प्रूफ में। और अंदर बंद पथ बना देना, छोटे छोटे जो भी हैं कुछ में रिप्रेजेंट कर देना, a1 a2 a3 इस तरह से an, और कोई भी आई वाला लूप है उसमें उसके अंतर्गत वेक्टर का मान है ai, और उस पथ की जो लंबाई है वो कितनी है, dli। चित्र बना लिया होगा, लिखें इसमें चित्र को बनाने के बाद लिखें, स्टोक की कर्ल प्रमेय के अनुसार, स्टोक की कर्ल प्रमेय के अनुसार, या ऐसे लिखें, स्टोक की कर्ल प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, अनुसार नहीं पहले तो कथन लिख चुके हैं। स्टोक की कर्ल प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक बंद पथ ABCDE की कल्पना करते हैं। स्टोक की कर्ल प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक बंद पथ ABCDE की कल्पना करते हैं, ABCDE की कल्पना करते हैं, जिसमें सदिश राशि का मान a वेक्टर, जिसमें सदिश राशि का मान a वेक्टर, जिसमें सदिश राशि का मान a वेक्टर एवं इस पथ की लंबाई dl वेक्टर है।
सदिश राशि का मान ए वेक्टर तथा इस पथ की लंबाई dl वेक्टर है, dl वेक्टर है, तब इस पथ को छोटे छोटे बंद पथों से निर्मित माना जा सकता है। तब इसे छोटे छोटे बंद पथों से निर्मित माना जा सकता है। तब इसे छोटे छोटे बंद पथों से निर्मित माना जा सकता है। तब इसे छोटे छोटे बंद पथों से निर्मित माना जा सकता है जिनके अंदर सदिश राशि के मान a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर एंड सो ऑन an वेक्टर, इस तरह से लिखना, a1 वेक्टर, a2 वेक्टर, a3 वेक्टर एंड सो ऑन an वेक्टर, तथा इन पथों की लंबाई क्रम से dl1 वेक्टर, dl2 वेक्टर, dl3 वेक्टर एंड सो ऑन dln वेक्टर है। dln वेक्टर है। तब सदिश राशि a वेक्टर के रेखा समाकलन को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तब सदिश राशि a वेक्टर के रेखा समाकलन को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। इसे लिख दें दोनों को समीकरण नंबर 1 तक और उसके बाद पूरा ही लिख दें। पूरा ही लिख दें इस तरह से। चीज को भी लिखना चाहो तो लिख देना वहां पर किस तरह से हमने डीए वेक्टर लिखा है। तो दोनों प्रमेय का जो कथन है वो याद होना चाहिए। रेखा समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन, क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन। पहला वाला स्टॉक की कर्ल प्रमेय, दूसरा वाला था जो गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय। यहाँ तक लिखने के बाद पूरे यहाँ तक कंप्लीट करो, फिर इधर से उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लिखना। जब इसको यहाँ पर लिखें तो सतत रेखा समाकलन के लिए सतत कौन सा समाकलन? क्षेत्रफल समाकलन। सतत क्षेत्रफल समाकलन के लिए समीशन को इंटीग्रेशन में परिवर्तित करने पर और फिर नीचे का लिख देना। सतत क्षेत्रफल समाकलन के लिए समीशन को इंटीग्रेशन में परिवर्तित करने पर। तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और डाइवर्जेंस और कर्ल पर रिलेटेड दो थ्योरम थी, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टॉक की कर्ल थ्योरम। दोनों याद होनी चाहिए, आते हैं ये क्वेश्चन
सीधे ही पूछ लेता है या तो कथन पूछ लेगा आपका, शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उनमें, लघुत्तरात्मक प्रश्न जो आते हैं उनमें, या फिर इसको डिराइव भी करने के लिए पूछ सकता है। गलती मत करना, तरीके से उतारो। आई भी सदिश के लिए हम कर्ल की परिभाषा लिख रहे हैं, उसका यूज करते हुए बस एक मेनली काम क्या किया है, हमने कर्ल की जो परिभाषा है उसी को लेते हुए हमने यूटिलाइज करते हुए उसको सिद्ध कर दिया है। वहां पर डाइवर्जेंस का फॉर्मूला ले रहे थे, उसको लेते हुए सिद्ध कर रहे थे। लिख दें इसको पूरा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गई। यहाँ पर लाइन लिख देना है, यही स्टॉक की कर्ल प्रमेय कहलाती है, यही स्टॉक की कर्ल प्रमेय कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, घनकोण घनकोण सॉलिड एंगल, घनकोण सॉलिड एंगल। और इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या घनकोण है, किस चीज के बारे में बता रहा है ये, ठीक है। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।